पिछले अध्याय में शिर्यू ने गलती से एक नया पोर्टल खोल दिया एक और आयाम की ओर। इसके साथ डॉक्टर लियो उसे मिलने आई ताकि उसे मनाया जा सके कि वह संगठन में शामिल हो जाए जिसमें वह थी, लेकिन शिर्यू ने पहले इनकार कर दिया। लेकिन जब उसने संगठन में शामिल होने के फायदों और जिम्मेदारियों को सुना तो शिर्यू ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी हैरानी के लिए डॉक्टर लियो ने उसे केवल प्रोबेशन पर सदस्य घोषित किया। अब अगले भाग पर डॉक्टर लियो ने शिर्यू को समझाया कि हर नए सदस्य को एक परीक्षा पास करनी होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह आधिकारिक सदस्य बन सकता है। इसके अलावा डॉक्टर लियो ने उसे याद दिलाया कि वह इस समय काफी कमजोर है। हालांकि संगठन उसे 10 लाख रुपए की शुरुआती फंडिंग देगा, इसलिए उसकी वर्तमान प्राथमिकता है कि वह बढ़े और कम से कम एक प्रोफेशनल टेमर बने और पुरातत्व ज्ञान में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। लेकिन शुरुआती फंड्स मिलने के साथ ही शिर्यू का मन बन गया और उसे उत्साह वापस आ गया जैसे ही उसने उसे आश्वासन दिया कि वह मिशन पूरा कर लेगा। पर उससे पहले उसने पूछा कि उसे फंड्स कब मिलेगी। शिर्यू ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए 10 मिलियन काफी ज्यादा लुभावना था, बजाय कि लेजेंडरी टेमर्स को अपना बॉडीगार्ड बनाने के, और इस पैसे से वो हरे रुई के कीड़े को ट्रेनिंग देना भी छोड़ सकता है। इसलिए उसने अपना प्लान बदला और उसने कीड़े को अलविदा कह दिया क्योंकि अब वो फ्री था जाने के लिए। फिर डॉक्टर लियो ने उसके सवाल का जवाब दिया। उसे बताया कि वो कल अपने फंड्स पाएगा और उसके साथ अपने दस्तावेज भी प्राप्त करेगा। पर उसने सलाह दी कि वो किसी को ये न बताए कि वो डिपार्टमेंट 11 का मेंबर है जब तक की जरूरत न पड़े, वरना अंतर्राष्ट्रीय जासूस उसके लिए सिरदर्द खड़े कर देंगे। रुएंस वो तो निशाना बनकर रह जाएगा, ऊपर से वो कमजोर भी है और जैसे कि वो था। गहरे विचार में डॉक्टर लियो को याद आया कि वह उसे सबसे महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई थी। इसलिए उसने उसे सूचित किया कि उसका परीक्षण ग्लेशियर सिटी के इतिहास के पीछे की सच्चाई की जांच करना है। सौभाग्य से उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है और सफल होने के बाद वह आधिकारिक सदस्य बन जाएगा। और भले ही वह आइस ड्रैगन के तंत्र को डिकोड नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि श्रोता सब कुछ नहीं सुन सकते हैं और इतिहास के अंशों को सुनने के लिए उन्हें कुछ निश्चित मोड की आवश्यकता होती है। तो शिर्यू उससे ज्यादा सच्चाई के बारे में जानना चाहता होगा, इसीलिए वह कुछ ट्रिगर करने में सक्षम था। इससे उसे पूरा यकीन हो गया कि यह मिशन शिर्यू के लिए ही बनाया गया था और अब शिर्यू उस डॉक्टर को जानता था। लियो चाहता है कि वह ग्लेशियर सिटी के इतिहास के बारे में सच्चाई का पता लगाए। वह उत्साह से पूछता है कि क्या वह उस नए अज्ञात क्षेत्र का पता लगा सकता है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि अज्ञात क्षेत्र विशेष खंडहर हैं। भले ही वो अपनी पहचान का इस्तेमाल बिना डिपार्टमेंट 11 के सदस्य के रूप में किए, फिर भी उसके उनमें घुसने की बहुत संभावना है। और डॉक्टर लियो ने यह भी कहा कि आगे जो भी वो करेगा वही उसके टेस्ट का हिस्सा बनेगा। लेकिन अपना मिशन शुरू करने से पहले उसके सिफारिशकर्ता के रूप में डॉक्टर लियो ने उसे एक तोहफा दिया। लेकिन उसको डॉक्टर ने दिए गए 3 चीजों में से सिर्फ एक चुनने की इजाजत है, जो कि एक कौशल ग्रंथ है जिसे आयरन ईटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अनोखी विकास पद्धति हरे कपास के कीड़ों के लिए, या फिर एक जवान उच्च श्रेणी का पालतू जानवर। और जब उसने ये कहा तो उसे ध्यान में आया कि सामने वाला हरा कपास का कीड़ा बहुत अच्छे से पाला गया है और इसका रेशम बहुत ऊंचे दर्जे का होगा, इसलिए इसका विकास बिना किसी समस्या के हो जाएगा, जैसे कि एक नस्ल विकास विशेषज्ञ स्नातक से उम्मीद की जाती है। इस बात से डॉक्टर समझ गए कि शायद शिर्यू तो मजे के लिए या फिर इसके विंड क्रिस्टल तितली में बदलने के बाद इससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कीड़े को पाल रहा होगा। जब शिर्यू अभी भी उसके दिए गए विकल्पों के ख्यालों में खोया हुआ था क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, वो तो बस इतने में ही संतुष्ट हो जाता। वैसे भी शुरुआत से फायदा उठा रहे थे, तो उसने सोचा पूरा जोर लगाकर उसकी पेशकश को स्वीकार कर ले। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या उसे आयरन ईटर्स स्किल टोम ले लेना चाहिए। 11 के पास पहले से ही काफी स्किल्स हैं, पर वो मानता है कि एक और स्किल्स का होना बुरा नहीं होगा और कन्वेंशनल तरीके से स्किल हासिल करना ज्यादा बेहतर है, या वो ग्रीन कॉटन वर्म के इवोल्यूशन का तरीका भी ले सकता है। उसने उसे कई बार सिल्क बनाना सिखाया है और इतने लंबे समय तक पाला भी है। इतना वक्त इसे पालने के बाद इसे जाने देना अफसोस की बात होगी और अब तक उसने सिल्क भी नहीं बेचा है। तो अगर ग्रीन कॉटन वर्म अच्छे जानवर में इवॉल्व हो सकता है तो वो उसे अपने लिए काम करवा सकता है, या फिर आखिरी विकल्प ले सकता है यंग हाई रैंकिंग पेट बीस्ट। एक यूनिक पेट बीस्ट रखना अपने क्षितिज को बढ़ाने के लिए अच्छा ख्याल लगता है, और अगर वो धरती पर मौजूद मिथकीय जीवों जैसा कोई जीव पा सकता है तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अब जब उसने उसके उपहारों के फायदों के बारे में और सोचा तो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या चुने। इसके साथ ही उसने डॉक्टर से पूछा लियो से कि क्या वाकई में उसे एक चुनना ही पड़ेगा, और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती उसकी शर्मनाकता पूरी ताकत पर है, अपने लाभ के लिए अपने शब्दों का उपयोग कर रही है। जैसा कि उसने कहा था, उसे पुरातत्व में योगदान देने के लिए जितनी जल्दी हो सके मजबूत होना होगा, इसलिए उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। आश्चर्य की बात है डॉक्टर लियो ने इसे मंजूरी दे दी और इसे उनके वेतन के अग्रिम भुगतान के रूप में दे दिया। लेकिन चूंकि शिर्यू अभी एक युवा उच्च रैंकिंग वाले पालतू जानवर को अनुबंधित करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए वह एक उच्च रैंकिंग वश में करने वाला बन जाने पर उसे इसे देने का फैसला करती है। चिकित्सक लियो ने यह निर्णय लिया क्योंकि वह जानती है कि शिर्यू वर्तमान में एक प्रशिक्षु वश में करने वाला व्यक्ति है, जिसका अर्थ है वह केवल एक पालतू जानवर को वश में कर सकता है। इसलिए वह प्रारंभिक चरण के पेशेवर वश में करने के बाद ही दूसरे जानवर को वश में करने में सक्षम होगा। एक युवा उच्च रैंकिंग वाले पालतू जानवर को वश में करने के लिए, क्योंकि वश में करने के आयाम का स्तर एक उच्च रैंकिंग वाले जानवर की त्वरित वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा।
जबकि शिर्यू भी यह समझता था और एक नया युवा पालतू जानवर प्राप्त करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वह डॉक्टर को स्वीकार कर लेता है। लियो का फैसला। फिर डॉक्टर लियो आयरन ईटर्स के स्किल टोम के बारे में बता रही हैं। हालांकि वो आयरन ईटर्स को लेकर ज्यादा परिचित नहीं है, पर उन्होंने सुना है कि पिंकिंग में बांस और चट्टान के जिम में आयरन ईटर्स के लिए 2 स्किल्स हैं, तो वो कल उसे सिफारिशी चिट्ठी देंगी। इससे वो जब चाहे जिम लीडर से सीख सकता है। मगर इस सौदे से शिर्यू उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही ऐसा करने की सोच रहा था। पर वो इतना बेशर्म भी नहीं था, तो उसने ऐसा ही रहने दिया और फैसला किया कि वो अगली बात सुनेगा जो इवोल्यूशन मेथड के बारे में हो। और उसके आश्चर्य की बात यह कि डॉक्टर लियो ने समझा कि वो ग्रीन कॉटन वर्म को इतना बड़ा करेगा कि वो विंड क्रिस्टल बटरफ्लाई बन जाए और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो उसने उन्हें साफ किया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रीन कॉटन वर्म उन बीस्ट्स में से है जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और वो इसे ट्राई करने से खुद को नहीं रोक सकता। इस जवाब से डॉक्टर लायो को लगता है कि यह कितना सच है कि हरे कपास के कीड़े सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले जानवर हैं और इनके पास सभी जात पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा विकास के रास्ते हैं, क्योंकि ये पूर्ण परिवर्तन से गुजर सकते हैं और पालने की विधि के अनुसार ये पतंगों में परिवर्तित हो सकते हैं या मक्खियां, जिनकी दर्जनों प्रजातियां मालूम है। इसीलिए ज्यादातर विकास के रिसर्चर अपने करियर की शुरुआत हरी कॉटन कीड़े का अध्ययन करके करते हैं, क्योंकि इन कीड़ों का विकास काल बहुत कम होता है और कोकून से निकलते कीड़ों की प्रक्रिया एक लकी ड्रॉ की तरह होती है। सबको लगता है जैसे जुआ हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कोकून से क्या निकलेगा, इसलिए उम्मीद का मजा ही कुछ और होता है। ये जानते हुए डॉक्टर लियू फिलहाल शिर्यू को पारलौकिक रैंक के मार्ग के बारे में नहीं बताने का फैसला करती है, लेकिन उन्हें 3 मुख्य रैंक के विकासवादी मार्ग पता है और वो उनमें चुन सकते हैं। तो अगर हरी कॉटन कीड़े को सही से पाला जाए तो इसकी क्षमता तुरंत ही शिर्यूस आयरन ईटर को पार कर जाएगी, जिसका मतलब है कि यह एक दूसरा सही पेट जानवर बन सकता है। इससे शिर्यू को कौतूहल होता है, तो वो उनसे तीनों मार्गों के बारे में पूछता है, जिस पर वो समझाती हैं कि वो निम्न, मध्य और उच्च श्रेणी के मुख्य रैंक हैं। उन तीनों रूपों में विकसित होने की कठिनाई उसी के अनुरूप बढ़ जाती है। सबसे पहले निम्न श्रेणी के मुख्य रैंक का विकास आइस क्रिस्टल स्वैलोटेल बटरफ्लाई है। ये हवा और बर्फ का मिला-जुला टाइप है। इसका सबसे ढांसू स्किल है ब्लिजार्ड। फिर आता है मिडिल ग्रेड चीफ रैंक इवोल्यूशन गोस्ट ब्यूटीफुली। ये एक डार्क टाइप जानवर है जो शार्प, गुप्त हमले और हत्याएं करने में माहिर है। और आखिर में है हाई ग्रेड चीफ रैंक इवोल्यूशन मॉर्फोहेलिना बटरफ्लाई। ये लाइट टाइप का जानवर है जो प्रकाश किरणें और भ्रम बनाने में माहिर है, लेकिन इन रूपों में इवोल्व होने के लिए खास तरह की सामग्रियां और खाना चाहिए होता है। अरे, कोकून फेज से पहले वर्म को कम से कम सिल्क में पक्का होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं तो ऐसा करने से जानवर की पूरी क्षमता बाहर आ सकती है, पर परफेक्ट मास्टरी लेवल हासिल करना बहुत मुश्किल है, तो जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार हरे रंग के कॉटन वर्म की जिंदगी और प्रतिभा में सीमा होती है। जब शिर्यू ने सुना कि तीनों इवोल्यूशन रूप कितने जबरदस्त लग रहे हैं, तो वो खुशी से पागल हो गया। वैसे कुछ मटेरियल के अलावा इवोल्व होने के लिए सिर्फ एक और जरूरत है कि वर्म को सिल्क में माहिर होना जरूरी है। 3 मुख्य रैंक के रूप। उसको लगा कि परफेक्ट लेवल ही सबसे कम जरूरत होगी। इससे उसके दिमाग में सवाल भर गए। सोचने लगा कि अगर वो निर्दोष मास्टरी लेवल हासिल कर लेगा तो क्या वो जानवर की पूरी 200% क्षमता निकाल पाएगा। तो उसने डॉक्टर से पूछा, लियो से इस बारे में, जिसने उसे बताया कि ये नामुमकिन नहीं है। अगर वो कोई अनछुआ क्षेत्र या बर्बाद हो चुका आयाम ढूंढ सके जो हरे कपास के कीड़ों की उगाई के लिए मुफीद है और बड़ी मेहनत से पाले, तो हो सकता है वो उस कीड़े की मास्टरी लेवल को उसके जिंदा रहते हुए बढ़ा सके, या वो एक किंवदंती भोला बन जाए और फिर हरे कपास के कीड़े को पाले। लेकिन साफ है कि ये सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है, क्योंकि हरा कपास का कीड़ा तो शुरू में इतना लंबा जी भी नहीं पाता। और ये 2 ही तरीके हैं जो वो आजमा सकता है जिनका पहले सफल केस रहा हो, जहाँ हरा कपास का कीड़ा साम्राज्य रैंक के रूप आइस फिनिक्स मौत में बदल गया। लेकिन इसे ट्राई करने से पहले डॉक्टर लियो उसे सलाह देती है कि वह ज्यादा लालची न बने और कीड़े के विकास से पहले उसकी सिल्क की हाई लेवल मास्टरी जरूरी नहीं है। लियो कहती है कि वो ज्यादा लालची न बने और ये जरूरी नहीं कि कीट का रेशम के प्रति ऊंची स्तर की महारत होना उसके विकास से पहले बेहतर हो। हालांकि यह सच है कि रेशम की उच्च स्तर की महारत के साथ विकास के बाद जानवर में अधिक संभावनाएं होंगी। विकसित होने की कठिनाई भी बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि जानवर के कोकून से बाहर निकलने में असफल होने का जोखिम है। इसलिए रेशम की एक आदर्श स्तर की महारत हासिल करने के बारे में जुनूनी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उसे विश्वास न हो कि वह जिन विकासवादी सामग्रियों का उपयोग करता है वे हरे कपास के कीड़ों को विकासवादी प्रक्रिया के दौरान बिना किसी असफलता के एक नया कौशल सिखाएंगे और यह कौशल उसे कोकून से बाहर निकलने में मदद करे। लेकिन सबसे अच्छा विकास योजनाकार भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन शिनाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस जानकारी ने शिर्यू को खुश कर दिया। इसलिए यदि हरे कपास के कीड़े इसी तरह विकसित होते हैं तो उससे जात मार्गों से चिपकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कोकून बनाने से पहले इसे कुछ कौशल सिखाने का फैसला किया है। इस तरह उसे पारंपरिक विकासवादी मार्गों से चिपके रहना नहीं पड़ेगा। ये कोकून को तोड़ सकता है
उच्चतम ताकि इसे उच्चतम गुणवत्ता वाले कोकून द्वारा पोषित किया जा सके, जो उसे यह सोचकर उत्साहित करता है कि यह वास्तव में काम कर सकता है, क्योंकि वह परंपरा से पूरी तरह से अलग हो सकता है और इस अपरंपरागत विकास पद्धति का उपयोग कर सकता है। और वह अब विकास की भावनाओं को समझने लगा है शोधकर्ता, चूँकि वह मोर्फोहेलाना तितली के विकासवादी मार्ग को चुनते हैं, यह जानते हुए भी कि यह आवश्यक रूप से इस रूप में विकसित नहीं हो सकता है। वह जानते हैं कि दुर्लभतम रूप को चुनकर वह गलत नहीं हो सकते हैं और वह इस रूप के लिए आवश्यक सामग्री का उपयोग करेंगे। अन्य विकासवादी मार्गों के लिए संदर्भ। जबकि डॉक्टर लियू को उम्मीद थी कि वो सबसे ऊंचे दर्जे का फॉर्म चुनेगा, पर चूंकि उसने पहले ही बता दिया था कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो उसने छोड़ दिया। बस इतना तय किया कि उसे सलाह देगी कि हरी कपास के कीड़े को विकास की कोशिश करने से पहले जरूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि कीमती विकास संसाधन बर्बाद होना तो एक बात है, पर अगर उसका हरी कपास का कीड़ा कोकून नहीं तोड़ पाता है तो अंदर ही फंसकर मर सकता है। और उसे इस स्थिति से बचाने के लिए वो शिर्यू को उसके विकास की विस्तृत गाइड देती है ताकि वो उसे ढंग से पढ़ सके और पहले सोच ले फिर काम करे। ये बात उसने अच्छे से समझ रखी थी। इसके साथ अब शिर्यू को पता चल गया कि मोर्फोहेलाना तितली बनने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, खासकर कुछ सामग्री जैसे कि एक जवान प्रकाश हृदय, पके सूरजमुखी के पंखुड़ियां, फ्लोरोसेंट कोर, चमकीली फंगी, सूर्य प्रकाश चट्टान पाउडर और परिपक्व चमकदार घास। फिर कीड़ा उस रेसिपी के अनुसार तैयार की गई विकासवादी सामग्री खाकर कोकून बना लेगा और 30 दिन बाद वह कोकून के अंदर एक नया स्किल सीखेगा जिसे रेनबो रे कहा जाता है, जिसके बाद वो कोकून से बाहर निकलकर मोर्फोहेलेना तितली में बदल जाएगा। पर अब शिर्यू को एहसास हुआ कि ये रास्ता बड़ा पेचीदा है। वैसे भी उसे पता चल गया था कि इन सामग्रियों की कीमत नाम पड़ते ही हाथ पैर खर्च हो जाएगी। वो तो इतना भी सुनिश्चित नहीं, तो 10 मिलियन रुपए इन सबको खरीदने के लिए काफी होंगे। और तो और लोहे का बांस, जो कि सबसे सस्ती लेवल 1 की रिसोर्स आइटम है, वो भी उसके लिए काफी महंगी थी। तो ये सामग्री जो कम से कम लेवल 3 की है उसे निराश कर देती है। इसलिए वो एक नए और ठंडे इवोल्यूशनरी पाथ की तलाश करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे हाई ग्रेड चीफ बीस्ट में इवोल्व करना बहुत महंगा पड़ेगा और वो इस रेसिपी को सिर्फ तभी चुनेगा अगर वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो अनकन्वेंशनल मेथड को कामयाबी से कर पाएंगे। उसके बाद डॉक्टर लियो उसे विदा कहती हैं जब वो उसके आयरन ईटर और ग्रीन कॉटन वर्म को इतना अच्छा पालने की तारीफ करती है। और शिर्यू गहरे विचार में है कि क्या डिपार्टमेंट 11 में शामिल होना उसके लिए सही होगा, लेकिन भले ही वो बार बार कहता है कि वो अपने पुराने करियर में वापस नहीं जाना चाहता। डॉक्टर की बात एकदम सही थी। लुइस ने कहा था अगर वो सच में इस ख्याल के खिलाफ होता तो वो उस पत्थर की मूर्ति के साथ रेजोनेट नहीं करता। इसलिए उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करने का फैसला किया और इस बात का आनंद लिया कि कल उसे पैसे मिलेंगे। इसके साथ वो मॉल में जाता है और खर्च करने के लिए अपने पैसों को उड़ाता है। एक फोन खरीदता है जिसमें वो विशेष रूप से एक ऐसे फोन की तलाश कर रहा था जो इंटरनेट से जुड़ सके, ऊर्जा का स्तर पता लगा सके और एक पेट पीस्ट अल्मानेक हो, जिसे दुकानदार ने तुरंत ही उसे अल्मानेक MBO का लेटेस्ट मॉडल दिखाया जिसमें 6029 बीस्ट्स और उनकी स्किल्स की एंट्री थी। वैसे ये बड़े ठीक से पता लगा सकता है जो माइक्रोवेव्स उत्सर्जित होते हैं, ट्रांसेंडेंट रैंक से नीचे के जानवर। हालांकि इसकी कीमत भी 99,998 रुपये है, जिससे निश्चित रूप से आपको लगा कि यह महंगा है, लेकिन जब तक इसमें वे कार्य शामिल हैं वह इसे अभी भी खरीद सकता है। इसलिए वह कार्यकर्ता से पूछता है कि क्या वह इसे आजमा सकता है, जिस पर कार्यकर्ता इसकी स्वीकृति देता है। इसलिए वह अपने द्वारा देखे गए निकटतम जानवर की पहचान करने की कोशिश करता है जो एक यांत्रिक कुत्ता है। हैरानी की बात यह है कि इसमें उच्च स्तरीय कौशल है, इसलिए अगर वह इसे कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसे आश्चर्य होगा कि क्या इसमें कोई बग होगा। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि नष्ट होने के बाद इसे छूना मुश्किल होगा। इसके अलावा 11 और ग्रीन कॉटन वर्म को इस तरह के कौशल की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इसकी नकल न करने का फैसला किया। उसी समय वह आश्चर्यचकित था कि फोन ने बुनियादी ऊर्जा तरंग पहचान फंक्शन के साथ यांत्रिक कुत्ते के विकास स्तर का पता लगाया, जिसे वह इस फंक्शन को सबसे अधिक पसंद करता है क्योंकि वह एक शीर्ष छात्र हो सकता है, लेकिन उसका अधिकांश ज्ञान उत्कृष्ट प्राणियों के बारे में है। एक नया जानवर जिसका सफर तकनीक की मदद से आसान हो जाएगा, पर ये बहुत महंगा है। अगर वो इसे अभी खरीद लेता है तो उसका बैंक खाता खाली हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो ये चीज ले लेगा, जिससे काम वाला खुश हो गया। उसके बाद शिर्यू अब मॉल में चल रहा था और सोच रहा था कि कितना आयरन बांस 11 हाल ही में खा रहा है। उसे बांस तो पसंद है, पर अब उसका अपग्रेड करने का भी समय आ गया है, तो वो जानवरों की चीजों की दुकान में गया धातु किनारा वाली लकड़ी खरीदने की कोशिश करने। नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा लकड़ी का मटेरियल है जिसमें धातु की अयस्क होती है। इसे बांस बहुत पसंद है, लेकिन इसे अपग्रेड करने का भी समय आ गया है। इसलिए वह मेटल कोर लकड़ी खरीदने की कोशिश करने के लिए एक पालतू जानवर की आपूर्ति के अंदर गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक प्रकार की लकड़ी की सामग्री है जिसमें धातु के अयस्क होते हैं। ये एक ऐसा आध्यात्मिक पौधा है जिसमें अनोखे तत्व होते हैं। ये आयरन ईटर्स का भी एक खाने की चीज है। चूँकि इसमें धातु और लकड़ी के गुण हैं, ये आयरन ईटर्स की कठोरता और जीवनी शक्ति में सुधार कर सकता है
और धातु कोर लकड़ी का पोषण मूल्य लोहे के बांस से ज्यादा होता है, पर आमतौर पर ये ट्रांसेंडेंट रैंक के आयरन ईटर्स ही खाते हैं, क्योंकि निम्न रैंक के आयरन ईटर्स को जल्दी ही ज्यादा पोषण हो जाता है। लेकिन 11 का ज्यादा पोषित होना शायद ही मुमकिन है, क्योंकि उसका कैलोरी सेवन आम आयरन ईटर से कई गुना ज्यादा है और उसकी ट्रेनिंग की मात्रा भी आम आयरन ईटर से काफी ज्यादा है। इसलिए शाओयू समझती है कि ये 11 के लिए बिल्कुल सही होगा। इसको अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो। और इससे भी उच्च गुणवत्ता का सप्लीमेंट मौजूद है, पर अभी उसके पास गोलियां हैं, इसलिए वो इसे भी पास कर देती है। कुछ ही पलों में शिर्यू अब अपने पलंग पर लेटा हुआ था, अपने फोन को अपने निजी इस्तेमाल के लिए सेट करने में व्यस्त। इसके साथ अब वो अपने फोन पे टेमर्स एसोसिएशन से जानकारी ले पाएगा। उसे खुद वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसे हैरानी हुई कि एसोसिएशन ने अभी एक संदेशा भेजा है, ये बताते हुए कि पिंकिंग डिस्ट्रिक्ट का खंडहर खुल चुका है और वहाँ जो मिले वो उसका होगा। पर फिर भी शिर्यू इस बात का ध्यान रखती थी, क्योंकि कौन जाने कि खंडहर के अंदर खजाने हो या सिर्फ राक्षस। उसे एहसास हुआ कि यही वजह है जिसके चलते डॉक्टर लू ने कहा था कि खंडहर में बिना अपनी पहचान का इस्तेमाल किए विभाग 11 के सदस्य के रूप में जा सकते हैं। वे खोजकर्ताओं को जानवरों का चारा बनाना चाहते हैं और उनसे युद्ध कौशल के कुछ स्तर की मांग करते हैं, तो जरूर कोई पेश होगा इसमें। इस एहसास के साथ वो पहले यह देखना चाहती थी कि क्या अतीत में कोई खंडहर की खोज का अनुभव साझा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाती, उसका ध्यान उसके पालतू जानवर की ओर खींचा जो भूख से बिलख रहा था। क्योंकि कल उसके पास ढेर सारा पैसा आने वाला था, वो खुशी से कहती है कि आज रात वो जम के दावत उड़ाएंगे। उसने जो खाना तैयार किया था वो पहले से नोटिस कर रहा था, तो बिना किसी शक के वो उसे ऐसे खा गए जैसे कल कोई नहीं हो। और खाते हुए शिर्यू ने 11 से कहा कि उसके बाद जंगली राय की ट्रेनिंग की तैयारी करें। इसके साथ उसने जो भोजन तैयार किया वह पहले से अधिक स्वादिष्ट लग रहा था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने इसे खा लिया जैसे कि कल नहीं था। और जब वे खा रहे थे, शिर्यू ने 11 से कहा कि वे इसके बाद जंगल युद्ध प्रशिक्षण के लिए तैयारी करेंगे। जो 11 था हमेशा की तरह इसके लिए तैयार हो। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।